मेहनत, निरंतरता और धैर्य किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के 3 सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। वर्तमान में हम लोग यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए कार्यरत हैं। इसी क्रम में आज का टॉपिक करंट अफेयर से संबंधित है। आज हम करंट अफेयर्स में रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष में जो भी अपडेट्स हुए हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज सीधे सीधे हम लोग शुरू करते हैं रक्षा विज्ञान से संबंधित करंट अफेयर्स। बात करते हैं हम लोग। इसका पहला टॉपिक है हमारा परीक्षण किया गया है इसका। यह एक मिसाइल है रुद्रम 2। इसका परीक्षण किया गया है डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा उड़ीसा के तट पर। कहां से इसका परीक्षण प्रारंभ किया गया है? उड़ीसा के तट से इसका परीक्षण किया गया है। सुखोई 30 MK का एक लड़ाकू विमान है, सुखोई 30 MKI। इसे भारत ने निर्यात आयात किया था। ठीक है। ठोस प्ररोधक हाइपरसोनिक वायु से सतह मिसाइल है। प्ररोधक का मतलब होता है ईंधन। इसमें किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग होता है? ठोस ईंधन का प्रयोग होता है। और ये कैसी है? वायु से सतह। यह मिसाइल से जमीन पर निशाना लगाया जा सकता है। अब यहां पर एक टर्म आया है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। सोनिक मिसाइल तो हाइपरसोनिक। अब आपने जब भी इस तरीके की अपडेट्स देखी होंगी, मिसाइल्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने वहां पे लिखा देखा होगा कोई सबसोनिक होती है, कोई ट्रांससोनिक होती है। तो इस प्रकार की ये क्या होता है, इसको आज समझेंगे हम लोग। इसके लिए एक टर्म आता है मैक। इसके लिए एक टर्म आता है मैक। मैक ये बताता है कि मिसाइल है। इसका रेशियो कैसे निकालते हैं, इसे कैसे निकालते हैं? इसके ध्वनि की गति, ठीक, और ऊपर, है ना। अब ये तो आपको पता ही होगा कि जो ध्वनि की गति होती है वो 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब इसके आधार पर यह तय किया जाता है कि कोई मिसाइल सबसोनिक है, हाइपरसोनिक है। तो कैसे निकालेंगे? अब यहां पे उसकी गति दी हुई होती है। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है की गति 40 से कम है, अर्थात मान के चलिए 340 है, ठीक, और ध्वनि की गति कितनी है? 343 है। तो इसका जो आंसर आएगा वो लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 आ जाएगा। कम, 1 मैक से कम। इसी प्रकार से आगे और उसकी गति, ऑब्जेक्ट की गति जो है कितनी है? 343। और ध्वनि की गति भी कितनी होती है? 343 होती करेंगे तो यहां पर 1 मैक। यही मैक जो है कहता है कि कोई मिसाइल सबसोनिक है, कोई मिसाइल सुपरसोनिक है, किस प्रकार की मिसाइल है। यदि किसी मिसाइल की गति जो है 1 मैक से 1 मैक से कम, तो इस सबसोनिक मिसाइल, सबसोनिक मिसाइल कहते हैं। किसी इसे क्या कहते हैं? ट्रांससोनिक मिसाइल कहते हैं। गति जो है 2 से 5 मैक तक है। मिसाइल यदि किसी मिसाइल की गति 5 मैक से ज्यादा है ना, 5 मैक से ज्यादा है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक मिसाइल कहेंगे इसे। ठीक है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे रुद्रम की। हम लोग किसकी चर्चा कर रहे थे? रुद्रम की। तो रुद्रम किस प्रकार हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, अर्थात इसकी जो गति होगी वो 5 मैक से अधिक होगी। इसकी गति, है ना, 5 मैक।
से चलने वाली एक मिसाइल है। इसमें ठोस ईंधन का प्रयोग होता है और यह एयर टू सरफेस मिसाइल है, अर्थात इससे हवा से, आकाश से किसी विमान के द्वारा जमीन पर मार की जाती है। ठीक है। सीड, भूमिका क्या है इसकी? सीड सप्रेशन एयर डिफेंस प्रणाली के रूप में प्रयुक्त। यह रूसी मूल की KH-31 एंटी रेडिएशन मिसाइलों का स्थान लेगी। इससे पहले जो हम लोग इस प्रकार की मिसाइलों के रूप में प्रयोग कर रहे थे वो कौन सी थी? KH-31 मिसाइल। अब इसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? रुद्रम सेकंड का प्रयोग करेंगे। इसका विकास किसने किया है? इमारत अनुसंधान केंद्र ने। यह जो है इमारत अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में स्थित है और यह एक तरीके से DRDO की प्रयोगशाला है। ठीक है, DRDO की क्या है? प्रयोगशाला है। ठीक है, द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसका विकास किया गया है। अब जरा थोड़ा सा हम DRDO के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, DRDO एक संगठन है जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, और यह संस्था भारत की रक्षा के लिए आधुनिक हथियारों, मिसाइलों एवं अन्य उपकरणों का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है। अर्थात यह भारतीय रक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसके जो पहले महानिदेशक थे वो थे दौलत सिंह कोठारी। इसके पहले महानिदेशक थे। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 1992 से लेकर 1999 तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, वो भी इसके महानिदेशक रहे हैं। ठीक है, कलाम वर्तमान में इसके महानिदेशक जो हैं वो कार्यकारी महानिदेशक हैं। ठीक है, उनका नाम है राजेश कुमार सिंह इनका नाम है। देखिए, इसके जो अंतिम महानिदेशक थे उनका नाम था समीर कामत, लेकिन 31 मई 2026 को इनका कार्यकाल खत्म हुआ है और उसके बाद से जो रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह हैं वो इसका कार्यभार देख रहे हैं और अभी किसी पूर्णकालिक नए महानिदेशक की नियुक्ति नहीं हुई है। भारत में रक्षा के क्षेत्र में जितने भी अत्याधुनिक विकास होते हैं, उपकरण बनाए जाते हैं, मिसाइल बनाए जाते हैं, उनका सभी का विकास DRDO के द्वारा ही होता है। तो जब भी DRDO के बारे में आए तो आप इसे याद रखें कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारत वियतनाम ब्रह्मोस आपूर्ति समझौता। देखिए, ब्रह्मोस एक मिसाइल है, इसका निर्माण भारत की दूसरी मिलकर किया है। शंग्रीला डायलॉग एक तरीके का सम्मेलन है जिसका आयोजन कहाँ होता है? सिंगापुर में होता है इसका आयोजन। ठीक है, के दौरान लगभग 229 मिलियन डॉलर का रक्षा समझौता हुआ है। किसके बीच? भारत और वियतनाम के बीच। भारत जो है निर्यात करेगा किसका? ब्रह्मोस मिसाइल का, और किसको बेचेगा? ये वियतनाम को बेचेगा। ये कहां पर ये वाला समझौता हुआ? सांग्रीला डायलॉग में। ठीक, वियतनाम को तटीय आधारित पोतरोधी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली प्रशिक्षण लॉजिस्टिक सपोर्ट की आपूर्ति की जाएगी। तो हम लोगों ने अभी चर्चा की थी कि सुपरसोनिक किसे कहते हैं, हाइपरसोनिक, सबसोनिक किसे कहते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कौन सी? ये ब्रह्मोस मिसाइल। भारत का पहला विदेशी ग्राहक फिलीपींस था जिसने ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा था। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है महत्वपूर्ण कि भारत ने किस देश को सबसे पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात की थी? तो फिलीपींस थी, और हाल में ही किसके साथ? फिलीपींस था, और हाल में ही किसके साथ समझौता हुआ है? वियतनाम के साथ। इसके साथ साथ इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस निर्यात के लिए जो वार्ता चल रही है वो अंतिम चरण में है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के DRDO और रूस के NPO का संयुक्त उपक्रम है। अर्थात जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है इसका निर्माण भारत
और रूस ने मिलकर किया है। और इसका नाम ब्रह्मोस कैसे पड़ा है? तो रूस की एक नदी है मस्कोवा नदी, तथा भारत की एक नदी है, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इन दोनों के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? ब्रह्मोस मिसाइल पड़ा है। क्रूज मिसाइल है। किस प्रकार की मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है। अच्छा, जब भी आप लोग इस तरीके के मैटर को पढ़ते हैं, रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ते हैं, तो दो प्रकार के टर्म आते हैं मिसाइलों के संदर्भ में। एक आता है क्रूज मिसाइल और दूसरा आता है बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। अब प्रश्न उठता है कि ये दोनों मिसाइल क्या होती हैं? तो देखिए, जैसे मान के चलिए ये आपकी जो पृथ्वी है, अर्थ जो है, अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस हो गया। इसके बाद हमारा क्या है? ये हमारा वायुमंडल है और वायुमंडल की निम्नलिखित लेयर्स हैं, है ना? पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ठीक है, पांचवी लेयर, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? पहली को क्षोभ मंडल, दूसरी को समताप मंडल, तीसरी को मध्य मंडल और चौथी को आयन मंडल, आयन मंडल। और पांचवी लेयर को कहा जाता है बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। अब अगर इन्हें हिंदी में कहें तो ये ट्रोपोस्फीयर, ये स्ट्रेटोस्फीयर, ये मीसोस्फीयर और ये आयनोस्फीयर, है ना? अब इन चारों को अगर मिला लेते हैं, इन चारों को, किसको? आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल, तो इनके लिए एक शब्द और प्रयोग किया जाता है, एंडोस्फीयर, एंडोस्फीयर। तो अब जो ये वाली मिसाइल होती है, कौन सी मिसाइल? जो ये वाली मिसाइल होती है, मिसाइल के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के सरफेस से छोड़ी जाती है और ये एंडोस्फीयर को क्रॉस करके अंतरिक्ष स्पेस में जाती है और एक बार फिर से एंडोस्फीयर में एंटर करके अपने ऑब्जेक्ट को निशाना बनाती है, ठीक है? जहां पर भी पृथ्वी के सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट होगा उसको निशाना बनाती है। तो इस प्रकार से चलती है ना? अर्थात यहां ये पृथ्वी का सरफेस है, यहां से चली और यहां पर आ गई। ये आपका एंडोस्फीयर है, ये आपका स्पेस या एक्सोस्फीयर है, ठीक है? और फिर से ये एंडोस्फीयर आ गया, तो इसको क्रॉस करके जाएगी, फिर पहले एंडोस्फीयर में, फिर एक्सोस्फीयर में, फिर से एंडोस्फीयर में और अपने टारगेट को हिट करेगी। जबकि जो क्रूज मिसाइल होती है ना? दूसरी मिसाइल कौन सी है? ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल जो है पृथ्वी का जो सरफेस है, पृथ्वी की जो सतह है, इसके समानांतर चलती है और अपने ऑब्जेक्ट को हिट करती है, ठीक है? इसकी जो मैक्सिमम दूरी होती है वो 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। किसकी? क्रूज मिसाइल की मैक्सिमम दूरी 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। जबकि जो ये बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी दूरी 15000 किलोमीटर तक भी हो सकती है, ठीक है? चलिए, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे ब्रह्मोस मिसाइल की, ठीक है? तो ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? ये एक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है। तो दोनों ये शब्द आपको समझ में आ गए होंगे कि सुपरसोनिक किसे कहते हैं और क्रूज मिसाइल किसे कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब है आईसीजीएस अचल, ठीक है? गश्ती मतलब गश्त करने के लिए है, ठीक है? तीव्र गश्ती पोत है। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया, कहां पर? बडीनार में, बाडीनार में, ये गुजरात में है, ठीक है? फास्ट पेट्रोल वेसल है, ठीक है? अब देखिए, जैसे ये हमारा भारत है, भारत का तटीय इलाका है, ठीक है? तटीय इलाका ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एकदम प्लेन होगा, ठीक है? तो कहीं पे ज्यादा निकला हुआ है, कहीं पे कम निकला हुआ है, तो एक काल्पनिक लाइन खींची जाती है जिसे कहते हैं बेस लाइन, ठीक है? जिसे क्या कहते हैं? बेस लाइन कहते हैं। बेस लाइन के बाद क्या शुरू हो जाता है? समुद्र शुरू हो जाता है, ठीक है? अब इसके लिए 3 विभाजन किए गए हैं, ठीक है? पहला विभाजन, फिर दूसरा विभाजन, फिर तीसरा विभाजन किया गया है, ठीक है? पहला विभाजन किया गया है, ये 12 नॉटिकल माइल तक है, दूसरा 24 नॉटिकल माइल तक, ठीक है? पहला जो बेस लाइन है ये आपकी क्या है? बेस लाइन। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील, फिर यहां से 12 नॉटिकल माइल से 40, वो 24 नॉटिकल माइल, फिर बेस लाइन से
यहां से बेस लाइन से यहां तक 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसे कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। जो 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं? प्रादेशिक जल सीमा। यहां पे भारत के पूरी तरीके से कानून लागू होते हैं। दूसरा जो 12 से 24 किलोमीटर तक का एरिया है उसे कहते हैं संलग्न क्षेत्र। क्या कहते हैं उसे? संलग्न क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तीसरा कहते हैं ये है EEZ। इसे क्या कहते हैं? EEZ। EEZ जो होता है बेस लाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक होता है ना? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसे क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक, तो जो ये हमारी भारतीय तटरक्षक बल है हमारा, ये बेस लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल दूर तक भारत की रक्षा करने का काम रहता है इसके पास। और अचल नामक एक पोत जो है इसे सौंपा गया है। ये किस प्रकार का है? ये फास्ट पेट्रोल वेसल है, अर्थात ये गश्ती पोत है। वो इस एरिया में भारत की रक्षा की दृष्टि से गश्त लगाएगा और संदिग्ध गतिविधियों को पकड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, समझ में आया? श्रेणी, यह अदम्य श्रेणी का 5वां तीव्र गश्ती पोत है। ठीक है, किस श्रेणी का? अदम्य श्रेणी का। देखिए, जब भी इस प्रकार के पोत का निर्माण होता है तो ये तो किसी प्रोजेक्ट के तहत या तो इसका निर्माण होगा, या इस श्रेणी में जो पहला पोत बना है, पहला शिप बना है, उसके आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। तो जो ये अचल है ये फास्ट पेट्रोल वेसल है ना? इस श्रेणी का जो पहला पोत बना है, शिप बना है, उसका नाम क्या था? अदम्य था। तो इसको क्या कहा जाएगा? पूरा अदम्य श्रेणी। और इसमें कुल 8 पोत बनाए जाएंगे। पहला बना अदम्य, दूसरा अक्षर, तीसरा अमूल्य, चौथा अक्षय, 5वां अचल, है ना? जो 5वां ये वाला अभी शामिल किया गया है। अब इसमें 6वां, 7वां, 8वां भी बनेगा। 6वां अटल बनेगा, 7वां अजित बनेगा और 8वां अपराजित बनेगा। ठीक है, इसकी विशेषता ये है कि जो ICGS अचल है इसे बनाने में 50% स्वदेशी सामग्री का प्रयोग हुआ है। इंडिजीनियस मतलब भारत की ही सामग्री है। इसको बनाने के लिए हमें कहीं बाहर से कुछ आयात नहीं करना पड़ा है 50% में। ठीक है, तो ये है ICGS अचल। देखिए, आप जब भी पोत के बारे में पढ़ेंगे, शिप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो कहीं लिखा होता है ICGS और कहीं लिखा होता है INS। तो ICGS का मतलब है ये इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है, अर्थात भारतीय तट रक्षक बल का शिप है। यदि कहीं पर INS लिखा है तो ये भारतीय नौसेना का पोत है, अर्थात शिप है, मतलब इंडियन नेवल सर्विसेज का पोत है ये। ठीक, 8 पोत बनाए जाएंगे। पहली बार इस श्रेणी के पोतों में नियंत्रणीय पिच प्रोपेलर, कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर तकनीक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो तीव्र मोड़, त्वरित रिवर्स, ब्रेकिंग और बेहतर ईंधन दक्षता प्रदान करती है। ठीक है, कि जहाज अगर जा रहा है तो तुरंत मोड़ ले ले, है ना, रिवर्स ले ले, इस प्रकार की तकनीक इसमें शामिल की गई है। ठीक है, लंबाई 52 मीटर है और विस्थापन इसका 320 टन है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि जो अदम्य श्रेणी का कौन सा पोत शामिल किया गया है? 5वां, इसका नाम अचल है, बाडीनार में से शामिल किया गया है और इसमें कुल 8 पोत बनाए जाएंगे। ठीक है, और इसमें जिस तकनीक का प्रयोग किया गया है उसका नाम है कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर। ठीक, चलिए आगे। तारा, अगला टॉपिक है आपका तारा। ये स्वदेशी ग्लाइडेड हथियार है ना? ग्लाइडेड हथियार क्या है? एक तरीके से इसे कह सकते हैं बम है। एक तरीके से क्या है? ये बम है। ठीक है, ग्लाइड का मतलब है ऊपर से इसे ग्लाइड किया जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई इंजन नहीं लगा होता। ठीक है, और इसे कहीं भी ग्लाइड करके गिराया जाता है, ऊपर से किसी विमान से ग्लाइड करके गिराया जाता है। इसका पूरा नाम है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। ठीक है, इसका परीक्षण DRDO और IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स द्वारा उड़ीसा तट से किया गया है। ठीक है, सुखोई MKI से किया गया है। ठीक है, मतलब सुखोई MKI विमान से इसे पहले आकाश में ले जाया गया और वहां से इस बम को नीचे गिराया गया है।
कार का यह एक बिना गाइडेंस वाला बारहेड है। बारहेड मतलब बम है, गाइडेंस नहीं होती, गाइडेड नहीं होती, इसमें नेविगेशन वगैरह नहीं क्या कहते हैं, इसमें नेविगेशन नहीं लगा रहता है। सटीक निर्देशक हथियारों में बदलने वाली मॉडुलर रेंज एक्सटेंशन किट है। ये एक तरीके से मॉडुलर रेंज एक्सटेंशन किट है। ठीक है, जीपीएस सॉरी लगा है इसमें, लेकिन किसी प्रकार का इंजन नहीं लगा है इसमें। जीपीएस तो लगाया है लेकिन किसी प्रकार का कोई इंजन नहीं लगा है। ठीक है, इसका विकास भी किसने किया है? रिसर्च सेंटर इमारत ने किया है। ये कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। तो यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। ये डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला है जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, यह एक ऐसा बम है जिसमें कोई इंजन नहीं होता। इसे आकाश में विमान से ले जाकर कहीं भी छोड़ दिया जाता है और इसमें से पंख निकल आते हैं और वो अपने लक्ष्य को भेजने के लिए कार्य करता है। ठीक है, और इसमें जीपीएस लगा होता है। अगला है स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी। ठीक है, देखिए जो हमारी नेवी है इसके पास कई प्रकार के विमान होते हैं, सॉरी पोत होते हैं। ठीक है, शिप्स होते हैं। कहीं आपने लिखा देखा होगा डिस्ट्रॉयर है, कहीं लिखा देखा होगा कैरियर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक होता है स्टील्थ फ्रिगेट, है ना। स्टील्थ फ्रिगेट का मतलब है कि जो इस प्रकार का पोत है ये राडार, सोनार इत्यादि से बच सकता है, अर्थात इत्यादि की रेंज में नहीं आएगा। राडार, सोनार जैसी पकड़ने वाली तकनीकों को ये धोखा दे सकता है। ठीक है, महेंद्रगिरी को नौसेना में से शामिल किया गया है। किसको? महेंद्रगिरी को। ये किस प्रकार का फ्रिगेट है? स्टील्थ फ्रिगेट है। इसका निर्माण प्रोजेक्ट 17A के तहत किया जा रहा है। ठीक है, इसका नाम क्या है? महेंद्रगिरी। भारतीय नौसेना को सौंपा गया है ना। तो दो चीज समझ में आई, ये क्या है? स्टील्थ फ्रिगेट, अर्थात ये सोनार, राडार जैसी किसी तकनीक के पकड़ में नहीं आएगा, है ना। दूसरा, इसका जो निर्माण है वो 17A प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। ठीक है, इसे बेटा नीलगिरी श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, जो ये 17A प्रोजेक्ट है इसमें जो भी शिप्स बने हैं, युद्धपोत बने हैं, उन्हें नीलगिरी श्रेणी भी कहा जाता है। तो ये नीलगिरी श्रेणी का आज छठवां, है ना, छठवां स्टील्थ फ्रिगेट है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया। ठीक है, ओके। ये डीजल और गैस से चलने वाला है। ठीक है, डिजाइन किसने किया है? वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने किया है इसका डिजाइन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये देखिए, ये चीज महत्वपूर्ण है कि जो प्रोजेक्ट 17A है इसके तहत जो भी युद्धपोत बन रहे हैं उन्हें कहा जाता है नीलगिरी श्रेणी। इसमें कुल 7 युद्धपोत बन रहे हैं। ठीक है, ओके। इसमें सबसे पहला नीलगिरी, मैंने बताया था कि जो भी इस तरीके का पहला पोत बनता है, युद्ध पोत बनता है, उसके नाम पर इस श्रेणी का नामकरण हो जाता है। दूसरा है उदयगिरी, तीसरा है तारागिरी, चौथा है महेंद्रगिरी। तो ये वाला अभी शामिल हुआ है। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा किया गया है। पांचवा इसका हिमगिरी होगा, छठवां दूनागिरी होगा, सातवां बिंदगिरी होगा, है ना, प्रोजेक्ट 17A के तहत। ठीक है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला है अर्धमन, आईएनएस अर्धमन। तो इसमें आईएनएस लगा है। ठीक है, देखिए ये भी रहेगा ना महेंद्रगिरी, तो इसमें भी आईएनएस लगा होगा क्योंकि ये नौसेना से संबंधित है। किसमें से संबंधित है? नौसेना से। यदि कोई युद्धपोत नौसेना का है तो उसमें आईएनएस आगे लगा होगा। यदि कोई भारतीय तटरक्षक बल का है तो उसमें आईसीजीएस लगा होगा। ठीक है, तो आईएनएस महेंद्रगिरी, सॉरी आईएनएस अर्धमन अगला है। ठीक है, ओके। भारत की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। ठीक है, ये एक सबमरीन है। ठीक है, और इसको क्या कहा गया है? परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी। और ये एक ऐसी सबमरीन है जिससे बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, अभी हमने चर्चा की थी बैलिस्टिक मिसाइल की, तो बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है आईएनएस अर्धमन से। ठीक है, इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा ये क्या है? अर्धमन परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, परमाणु से चलने वाली पनडुब्बी है और इससे बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। भारत में एक परियोजना चल रही है एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल, एटीपी। ठीक है,
कि एडवांस टेक्नोलॉजी आधारित व्हीकल्स अर्थात युद्धपोत बनाए जाएं, उसी के तहत आईएनएस अर्दमन को बनाया गया है। ठीक है, तो ये तीसरी पनडुब्बी है। इस श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी है? तीसरी पनडुब्बी है। पहली पनडुब्बी कौन सी थी? आईएनएस अरिहंत, और दूसरी थी आईएनएस अरिघात। तो इस श्रेणी की तीसरी कौन सी हो गई? अर्दमन। तो पहली अरिहंत है ना, दूसरी अरिघात और तीसरी अर्दमन। अब देखिए, इसकी पहली पनडुब्बी अरिहंत है, इसलिए इसे अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी भी कहा जा सकता है। ठीक है, ट्यूब्स लगे हुए हैं, है ना, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को छोड़ने के लिए। इसमें और ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें है नहीं, है ना। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल दागने से में सक्षम है, अर्थात इससे बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण है नहीं। अगला है पनडुब्बी रोधी पोत मालवन। तो कई प्रकार के पोत होते हैं, जैसे हमने चर्चा की, डिस्ट्रॉयर है कोई, स्टील फ्रिगेट है कोई, कैरियर है कोई। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला है पनडुब्बी रोधी पोत, युद्ध पोत। ठीक है, देखिए हर देश के पास पनडुब्बी है। पनडुब्बी अर्थात सबमरीन, ये सभी जो हैं समुद्र में पानी के नीचे डूबकर चलती हैं। अब इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी विभिन्न देशों ने अपने अपने युद्धपोत बनाए रखे हैं। इसी श्रेणी में हमने भी, अर्थात हमारे डीआरडीओ ने भी युद्धपोत बनाए हैं, है ना। में ही भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। ओके, ये माही श्रेणी का दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, जिसे सौंपा गया है। तो कैसा है ये? पनडुब्बी रोधी है। ठीक है, वॉरफेयर वाला युद्धपोत है। इसका निर्माण किसने किया है? से संबंधित था, पर आधारित है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल सैलो वाटर अरनाला श्रेणी है। ठीक, ठीक है, सैलो वाटर क्राफ्ट, है ना, है, तथा ये पनडुब्बी बनाने में माहिर हैं। इस तरीके के 16 बनाए जा रहे हैं। इनमें से एक श्रेणी है माहे श्रेणी और दूसरी श्रेणी है अरनाला श्रेणी। ठीक है, हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं माहे श्रेणी की। तो ये जो मालवन है, दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। ठीक है, तो तीसरा मांगरोल, चौथा मालपे, पांचवा मुल्की, छठवां मगडाला और सातवां और आठवां निर्माणाधीन है। इसके नामकरण अभी नहीं किए गए हैं। तो महत्वपूर्ण चीज क्या है, कहां से प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है? देखिए, सीधा सीधा पूछा जाएगा कि आईएनएस मालवन क्या है। तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ठीक, सैलो वाटरक्राफ्ट है। निर्माण किसने किया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये किस श्रेणी का है? माहे श्रेणी का है। कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर का है। कुल कितने बन रहे हैं इसमें? 8 बन रहे हैं। ये महत्वपूर्ण चीज हो जाती है इसमें। अगर के आसपास, ठीक है, पेट्रोल मतलब गश्त करने के लिए जो वेसल अर्थात पोत बनाया गया है, उसका नाम क्या है? भारत के तटीय क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए यहां पर क्या करेगा? गश्त करेगा। और किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि होती हैं सुरक्षा को आंच पहुंचा सकती हैं, उनसे भारत की रक्षा करें। जब जल में किसी
का पहला जो पोत है, पहला पोत है कैसा, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल। यहां से सीधा क्वेश्चन बनेगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि शची आईएनएस इसके पेट्रोल वेसल, इसके बारे में कैसे दिया जाएगा कि आईएनएस सची है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, डिस्ट्रॉयर, कैरियर, क्या कहते हैं, स्टील फ्रिगेट, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। शची जो है इंद्र की पत्नी का नाम है ना, इंद्राणी, इसका अर्थ है में शची नाम जो है इंद्र की पत्नी का है, और ये प्रत्येक मौके पर इंद्र की सहायता करती हैं, है ना। प्रतीक चिन्ह है इसका सब तरह से तारामंडल, ठीक, वेसल बनाए जाएंगे, ठीक, रीच, इस प्रकार के पोत बनाने सार्वजनिक कंपनीज हैं, ठीक है, ओके। कौन कौन सी, शिप बिल्डर्स, ठीक, सबके आगे लिमिटेड लिखा है। दूसरी है मझगांव, दूसरी कौन सी है, मझगांव, ठीक है। ये आपकी जो सिप मझगांव शिप बिल्डर्स है, ये कहां, महाराष्ट्र में है। एक है गोवा शिप बिल्डर्स, तो इसके आगे तो लिखा ही है कि गोवा शिप में है, ठीक। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, है ना, ये बंगाल में, ये कहां पर है, बंगाल में। ये आपकी, सॉरी, ये गोवा में, ये गोवा में, ये महाराष्ट्र में, और ये केरल में। तो ये चार प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो कि युद्ध पोतों का निर्माण करती हैं। अब प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं वो भी इस तरीके के युद्ध पोतों का निर्माण करने लगे हैं, जैसे रिलायंस हो गया, एलएनटी हो गया, लेकिन ये सबसे प्रमुख है, ठीक है। तो अभी चर्चा की गई कि जो इस तरीके के 11 वेसल्स बन रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, इनमें 7 का निर्माण गोवा शिप बिल्डर्स करेगा, है ना, और 4 का निर्माण, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो देखिएगा इन्हीं 4 कंपनीज का नाम होगा जिन्होंने इनका विकास किया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। सर्वेक्षण पोत संशोधक, ठीक है, सर्वे वेसल है, ये सर्वे करने के लिए, तो कोई पेट्रोल वेसल है तो वो गश्त करने के लिए, और सर्वे वेसल है तो ये सर्वे करने के लिए, ठीक है। कहां पे, समुद्र के अंतर्गत सर्वे करने, ये खनिज की खोज कर सकती है, ठीक है, ओके। का श्रृंखला का चौथा व अंतिम पोत संशोधक गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा कोलकाता द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया। तो चूंकि नौसेना का है संशोधक, तो इसके आगे भी क्या लगा होगा, INS लगा होगा, ठीक है। तो INS संशोधक क्या है, ये SVL है, अर्थात सर्वे वेसल लार्ज है ये, ठीक है। संशोधक का अर्थ होता है अन्वेषक, रिसर्चर, ये रिसर्च करता है, ठीक है। तटीय एवं गहरे पानी में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नौवहन मार्गों का निर्धारण, ठीक है, अर्थात जो नौवहन मार्ग हैं उनका निर्धारण करेगा कि कहां से शिप्स गुजरेंगे, साथ ही गहरे और तटीय पानी में क्या करता है, सर्वेक्षण करता है, ठीक है, खनिज वगैरह इत्यादि की खोज करता है। इसकी सबसे विशेष बात है कि इसकी 80% सामग्री कैसी है, स्वदेशी है। ये विशेषताएं भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है, ठीक है, प्रश्न यहां से कम ही आते हैं पीसीएस में। देखिए जब भी इस तरीके के मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप इस बात को मान के चलिए कि ये मूल रूप से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए है, ठीक है। इस तरीके की चीज समझ के चलेंगे तो आपको इसमें किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। तो एसबीएल श्रेणी के 4 पोत कुल बनाए गए हैं, जिनमें चौथा कौन सा है, संशोधक। पहला था संधायक, दूसरा निर्देशक, तीसरा इच्छक और चौथा संशोधक, ठीक है। ये क्या है, एसबीएल अर्थात सर्वे वेसल लार्ज है ये, ठीक है। इसको बनाया किसने है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने बनाया है, ठीक है।
चलिए आगे, ALHMK3, ठीक है, समझ लीजिए। और स्टेल मिसाइल अनुबंध, देखिए रक्षा मंत्रालय ने 2 समझौते किए 5083 करोड़ रुपए के, है ना। एक है ALHMK3, ठीक है, किसके लिए है ये? भारतीय तट रक्षक बल के लिए है ये, है ना। और ये समझौता किसके साथ हुआ है? हॉल के साथ हुआ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर के साथ। याद रखिएगा, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। 6 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाएगा। तो ALHMK3 ये क्या है? ये लाइट वेट हेलीकॉप्टर है। इनका निर्माण किसके लिए किया जाएगा? इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए किया जाएगा, ठीक है। कितने का? 6 का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। कौन करेगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगी। ये याद रखना है कि ALHMK3 भारतीय वायुसेना के लिए नहीं है, ना ही भारतीय नौसेना के लिए है, ये भारतीय तट रक्षक के लिए बनाए जा रहे हैं। और सटिल मिसाइल प्रणाली है ये, है ना। ये रूस से भारतीय नौसेना है, तो वर्टिकल लॉन्च सतह से वायु के लिए है, ठीक है। ये वर्टिकल लॉन्च है ना, सरफेस सतह से वायु में, ठीक है, नीचे से वर्टिकल तौर पर इसे लॉन्च किया जाता है ना। इसकी गति कितनी है? 3.5 से 4.5 किस प्रकार की हो गई है? सुपरसोनिक हो गई है ना। कैसी हो गई है? सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली हो गई स्टिल, ठीक है, ओके। मारक क्षमता कितनी है? 50 किलोमीटर। इसको भी ICGS के लिए, है ना, ICG के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मिसाइल प्रणाली, है ना, किस प्रकार की? सरफेस टू एयर, और क्या है? सुपरसोनिक। वायु में मारने के लिए होंगी आमतौर पर, ठीक है। अगर ऊपर से किसी भी प्रकार की मिसाइल इत्यादि का हमला होता है, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और नीचे से सतह से मिसाइल दाग के उस पूरे जो आक्रमण हुआ है उसको नष्ट कर देगा, उन मिसाइल्स को नष्ट कर देगा, ठीक है। कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों जैसे कम के ड्रोन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर को नष्ट करने में सक्षम है। यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न क्या बनेगा कि स्टेला 10 क्या है? तो वेरी शॉर्ट रेंज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, ओके, एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक। और इसका परीक्षण कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया परीक्षण? पोखरण में किया गया है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। एक चीज समझ लीजिए, बख्तरबंद वाहन पर स्थापित, ये एक तरीके के टैंक पर स्थापित हो जाएगा। और ये मोबाइल है, वह मोबाइल व्हीकल है, एक तरीके मोबाइल मिसाइल सिस्टम है, अर्थात ये चलता फिरता है, इसे कहीं भी जो है तैनात किया जा सकता है, ठीक है। तो स्टेला 10 में क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, और ये मोबिलिटी पर आधारित है, इसे टैंक पर तैनात किया जाता है, इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसका परीक्षण पोखरण में किया गया है, ठीक है। अगला ASC अर्जुन रोबोट, है ना, इसकी तैनाती भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ की गई है? विशाखापत्तनम में की गई है, रेलवे स्टेशन पर। AI आधारित भीड़ निगरानी और चेहरा पहचान प्रणाली है, ये मानव रूपी ह्यूमनॉइड रोबोट है। अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु भाषा में स्वचालित घोषणाएं करने में सक्षम है। क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से? क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है? तो क्वेश्चन बनेगा कि ये क्या है? तो ASC एक रोबोट है, ऐसा मानव रूपी ह्यूमनॉइड रोबोट है, और तैनाती कहाँ पर की है? विशाखापत्तनम में। तो सीधा सीधा जो क्वेश्चन बनेगा इसकी तैनाती से बनेगा, ठीक है। ये क्या है? इससे बनेगा, ठीक है। किसने इसकी तैनाती की है, ठीक है। और भाषाएं कौन कौन सी समझ सकता है, बोल सकता है? तैनाती विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर, क्या है ना, ह्यूमनॉइड रोबोट है, ठीक है। किसने? भारतीय रेल ने। भाषा अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, बस। स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण पोत कसना, तो डिस्ट्रॉयर, स्टील फ्रिगेट, है ना, पेट्रोल वेसल, सर्वे वेसल इत्यादि की बात कर चुके। ये क्या है? जो कैडेट होते हैं भारत के,
है ना, सैनिक जो हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए पोत बनाया गया है। इसका नाम क्या है? कृष्णा। इसका जलावतरण कहाँ किया है? कटुपल्ली में किया गया। कटुपल्ली कहाँ पे पड़ती है? तमिलनाडु, चेन्नई में। इसका निर्माण किसने किया? लार्सन एंड टुब्रो ने किया है। तो बात समझते हैं कि भारत की जो 4 सार्वजनिक कंपनीज हैं जो शिप बिल्डिंग्स का काम करती हैं वो है मझगांव, गोवा, कोचीन और गार्डन रीच। अब प्राइवेट सेक्टर के लिए भी यह क्षेत्र खोल दिया गया है। तो L&T एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, उसने इस कृष्णा को बनाया है। किसने? L&T शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों का की श्रृंखला का पहला पोत, क्या नाम है इसका? कृष्णा। ठीक है, ये जो भी हमारे स्वदेशी कैडेट है उन्हें क्या करने के लिए है? उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए, ट्रेंड करने के लिए है। नौसेना के पुरुष, महिला कैडेटों तथा मित्र देशों के कैडेटों को बुनियादी व समुद्री प्रशिक्षण देने के लिए है। ठीक है, क्या? स्वदेशी प्रशिक्षण पोत। क्या नाम है इसका? कृष्णा। निर्माण L&T द्वारा। बस कुछ नहीं करना। SFDR सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट तकनीकी। ये तकनीकी क्या है? ठीक है, क्या है तकनीक, समझ लीजिए। देखिए, हम कोई भी रॉकेट छोड़ते हैं, कोई भी मिसाइल छोड़ते हैं, तो उसमें एक तो ईंधन भरा जाएगा। ईंधन के साथ साथ हमें उसमें ऑक्सीजन बनाने के लिए भी एक उपकरण लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो इससे क्या होगा कि कोई भी मिसाइल या कोई भी रॉकेट ज्यादा भारी हो जाएगा। तो अब हमने एक ऐसी तकनीक की खोज की है जिसमें हम रॉकेट या मिसाइल में ईंधन भर देंगे। इसके अलावा जो वो रॉकेट होगा वो ऑक्सीजन वायुमंडल से लेने का कार्य करेगा, स्वतः ही वायुमंडल से ऑक्सीजन लेगा। अर्थात हमें एक ऐसा सिस्टम नहीं लगाना पड़ेगा जो उस रॉकेट या मिसाइल में किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन को जनरेट करे। ठीक है, इससे वह मिसाइल भारी हो जाएगी। तो ये वही है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट तकनीक। डीआरडीओ द्वारा परीक्षण कहां किया गया? चांदीपुर, उड़ीसा में। ठोस ईंधन डक्टेड रामजेट तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण हुआ है। एयर ब्रीदिंग रामजेट इंजन जो हवा से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो ये वाली तकनीकी है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट, ये जो है ऑक्सीजन कहां से प्राप्त करेगी? हवा से। इसके लिए अलग से हमें ऐसा कोई उपकरण नहीं लगाना पड़ेगा जो ऑक्सीजन को जनरेट करे। ठीक है, जिससे भारी ऑक्सीडाइजर ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जब ऑक्सीडाइजर ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी तो वो रॉकेट या मिसाइल कैसी हो जाएगी? हल्की हो जाएगी। ठीक है, और लंबी दूरी तक जा सकेगी। लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की गति बढ़ जाएगी, उसकी मारक क्षमता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो हल्की हो जाएगी। ठीक है, ओके, स्पेशली किसके लिए? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स के लिए ये जो है बनाया गया है। ठीक है, इसे किसने बनाया है? DRDL हैदराबाद में। ठीक है, और HEMRL RCI, इन तीनों ने मिलकर बनाया है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए ये क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि SFDR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें मिसाइल में ऑक्सीडाइजर का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, इस प्रकार की तकनीक में ऑक्सीडाइजर मिसाइल के अंदर ही ऑक्सीजन का निर्माण करता है। पहला कथन सही है, दोनों दूसरा कथन सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। इस तरीके का क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, तो मिसाइल भी कई प्रकार की होती हैं, कोई सरफेस टू एयर है, कोई एयर टू एयर है। ठीक है, इसी प्रकार से है ये एंटी टैंक मिसाइल, है ना। और गाइडेड मिसाइल, गाइडेड मतलब जो एक सटीक निशाने के साथ, मतलब जिसे छोड़ा जा सकता है ना। एंटी टैंक मतलब टैंक जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए है, MPATGM। ठीक है, इसका परीक्षण हुआ है अहमदाबाद में, के रेंज अहमदाबाद में हुआ है। ठीक है, अहमदनगर में, सॉरी अहमदनगर में हुआ है। ये स्वदेशी है। ठीक है, और दागों और भूल जाओ पर काम करती है। मतलब एक बार फायर करने के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके बाद इसका कोई काम नहीं होता है। इसे सैनिक आसानी से कंधे पर उठाकर चल सकते हैं। इसकी रेंज लगभग 2.5 किलोमीटर होती है। इसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड एवं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ठीक है, तो ये एक तरीके की पोर्टेबल मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है और एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल है, पोर्टेबल, है ना। आदमी इसे लेकर चल सकता है, जो सैनिक हैं, सैनिक इसे लेकर चल सकते हैं, और जो टैंक आ रहे हैं दुश्मन के सामने से, उन टैंक को ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए। हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन, हम लोगों ने अभी जो तकनीक पढ़ी थी ना, ये वाली SFDR तकनीकी, इसी से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्या है? हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक किसे कहेंगे? जिसकी गति 5 मैक से अधिक हो। अभी हम लोगों ने समझा था, है ना, कि 1 मैक से कम, 1 मैक, 2 से 5 मैक और 5 मैक से अधिक। सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन बनाया गया है। इसका परीक्षण किया गया है DRDO की हैदराबाद की में एक्टिवली कूल्ड लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रैमजेट इंजन का सफल ग्राउंड परीक्षण किया गया है। ठीक है, तकनीक एयर ब्रीदिंग इंजन जो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर सुपरसोनिक गति पर दहन करता है। ठीक है, अर्थात इसमें भी ऑक्सीडाइजर की जरूरत नहीं है और ये वायुमंडल से ही ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है, इसकी गति कितनी होगी? ध्वनि से 5 गुना अधिक, अर्थात हाइपरसोनिक, 5 मैक से अधिक। ठीक है, अर्थात हाइपरसोनिक। भारत जो है अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह तकनीक विकसित करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। ठीक है, इस तकनीक को शॉर्ट भाषा में क्या कहेंगे? इस तकनीक को क्या कहेंगे से? SFDR। ठीक है, SFDR कहेंगे इसे। ठीक है, ओके, जिसमें ऑक्सीडाइजर की जरूरत नहीं होती है ना, और वायुमंडल से ही ऑक्सीजन को लिया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है प्रलय मिसाइल। ठीक है, प्रलय मतलब जो दुश्मन है, दुश्मन में के अंदर प्रलय मचा देना। ठीक है, परीक्षण DRDO द्वारा, जितना भी रक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है वो DRDO द्वारा किया जा रहा है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा में 2 परीक्षण केंद्र हैं जहां से मिसाइल्स का परीक्षण किया जाता है। एक चांदीपुर रेंज, एक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप है। स्वदेशी मिसाइल के 2 लगातार सफल परीक्षण किए गए। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, मतलब सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठोस ईंधन प्रयोग होता है और अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब भारतीय जो रक्षा प्रणाली है उसको और मजबूत कर दिया गया है ना, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा। एक होती क्रूज मिसाइल जो सरफेस के पैरेलल चलती है, दूसरी होती है बैलिस्टिक मिसाइल जो एंडोस्फीयर को पार करके एक्सोस्फीयर में जाती है, फिर से एंट्री करती है एंडोस्फीयर में और अपने टारगेट को भेजती है। ठीक है, और ये जो है ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, मतलब उससे कम दूरी पर जाकर क्या करती है, ये अपने लक्ष्य को भेजती है। इसकी मार क्षमता है 150 से 500 किलोमीटर तक, और ये इतना वजन के बम वगैरह को ले जा सकती है। कितना? 350 से 700 किलोग्राम तक। ठीक है, यह उड़ान के दौरान ही अपना प्रक्षेपक मार्ग बदलने में सक्षम है। जैसे मान लीजिए कि ये उड़ रही है ना, ये मिसाइल जा रही है और अचानक से ये अपना मार्ग बदल सकती है। ठीक है, जिससे ये दुश्मन को कंफ्यूज कर सके। ठीक है, ओके, तो याद क्या क्या रखना है इसमें? प्रलय मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और बीच में ही अपना लॉन्च जो है उसे बदल सकती है। ठीक है, और ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये किस प्रकार की मिसाइल है? क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। चलिए आगे। ध्रुव न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं ज्यादा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ पे है? बेंगलोर में। ठीक है, इसकी सफल उड़ान हुई है पहली। ठीक है, इसे हॉल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, ये 5.5 टन श्रेणी के 2 इंजनों वाला हेलीकॉप्टर है। ठीक है, इसमें कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखिए कि ध्रुव न्यू जनरेशन जो है एक तरीके का क्या है? लाइट वेट हेलीकॉप्टर है। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ मिलकर विकसित किया है। आकाश एनजी आकाश एनजी मतलब आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है ये। ठीक है, स्वदेशी है ये, रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर एवं ठोस रॉकेट मोटर आधारित सतह से वायु में। ठीक है, तो याद रखना है सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, मारक क्षमता इसकी 60 किलोमीटर है। यह भारत की आधुनिक नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली इकाई है। ठीक है, 2.5 गुना इसकी गति है, किससे? ध्वनि की गति से। अर्थात ये किस प्रकार की मिसाइल हो गई? सुपरसोनिक मिसाइल हो गई। ठीक है, कैसी मिसाइल हो गई? ये सुपरसोनिक मिसाइल हो गई। ठीक,
चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, क्या है, एक लड़ाकू विमान है जिसे भारत ने यूएसए से आयात किया है। कहां से आयात किया है इसे? यूएसए से आयात किया है इसे। ठीक है, ये की कौन सी कंपनी से? लॉकहीड मार्टिन से आयात किया है। इसे कौन बनाता है? लॉकहीड मार्टिन बनाता है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और लॉकहीड मार्टिन द्वारा बेंगलुरु में C-130J सुपर हरक्यूलिस विमानन हेतु भारत के पहले समर्पित एमआरओ मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल केंद्र की स्थापना की है। जैसे हम लोगों ने जो ये विमान खरीदे हैं, लड़ाकू विमान C-130J, अगर इनकी मरम्मत करनी होती थी, मेंटेनेंस करना होता था, ओवरहॉलिंग करनी होती थी, तो इन्हें अमेरिका लेके जाना पड़ता था। लेकिन अब ये व्यवस्था विकसित की गई है, ये सुविधा की गई है कि भारत में ही इस प्रकार के विमानों का रखरखाव किया जा सकेगा, उनकी रिपेयर किया जा सकेगा और उनकी ओवरहॉलिंग की जा सकेगी, है ना। और ये केंद्र कहाँ विकसित हुआ है? बेंगलोर में। तो महत्वपूर्ण चीज क्या है, प्रश्न कहां से बन सकता है कि C-130J एमआरओ केंद्र कहां विकसित हुआ है? बेंगलोर में। किसके सहयोग से? टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित हुआ है। भारत के पास वर्तमान में कितने? 12 C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान है। ठीक है, पनडुब्बी रोधी पोत अंजदीप, तो ये भी आईएनएस है, इंडियन नेवी का है। ये भी क्या है? पनडुब्बी रोधी है। हमने इससे पहले एक पनडुब्बी रोधी पढ़ा था, मालवन पढ़ा था पनडुब्बी रोधी। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? अंजदीप। ठीक है, तो दो श्रेणी पढ़ी थी ना हमने, एक थी माहे श्रेणी, माहे श्रेणी के तहत 8 बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और अरनाला श्रेणी के तहत 8 बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार से 8 इसके तहत, 8 इसके तहत, तो इस प्रकार से कुल 16 बनाए जा रहे हैं। तो जो हमने पढ़ा था वो मालवन पढ़ा था। मालवन जो था माहे श्रेणी का दूसरा था। ठीक है, मालवन कौन सा था? माहे श्रेणी का दूसरा था, है ना। एंटी सबमरीन क्या कहते हैं? शिप वेसल। ठीक है, क्राफ्ट कह सकते हैं उसे। क्या नाम था इसका? मालवन। और जो ये अंजदीप है, ये अरनाला श्रेणी का, अंजदीप जो है ये अरनाला श्रेणी का दूसरा पनडुब्बी रोधी सबमरीन है। ठीक है, सॉरी, पनडुब्बी रोधी वेसल या क्राफ्ट है। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने किया है। अरनाला श्रेणी का तीसरा एस डब्ल्यू सीपोत का। ठीक है, ओके, तीसरा नहीं, एक्चुअली ये दूसरा है। ठीक है, ये कौन सा है? ये दूसरा है अंजदीप। पहला अरनाला, दूसरा अंजदीप, तीसरा अमीनी, चौथा अभय, पांचवा अग्रे, छठवां अजय, सातवां इंद्रोत, आठवां अक्षय। ठीक है, देखिए हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना ये, समझ, बैक में चलते हैं। देखिए मालवन के बारे में पढ़ा था, है ना। सैलो वाटर बनाए जा रहे हैं 8 माहे श्रेणी में और 8 अरनाला श्रेणी में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो जो बाह्य श्रेणी के यार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे हैं, इसमें 8 बनेंगे, माहे, मालवन, मांगरोल, मालपे, मुलगी, मगडाला, और 2 अगले निर्माणाधीन है जिनके नाम अभी डिक्लेयर द्वीप के बारे में। इसको गार्डन रीच बना रहा है। तो माहे श्रेणी के कोचीन और अरनाला श्रेणी के गार्डन रीच, इसमें भी 8 बनाए जा रहे हैं। अरनाला होता है किस श्रेणी का? ये हैं सारे कौन से? एस डब्ल्यू सी, मतलब एंटी सैलो वाटर प्राइम वर्जन है। इसे रेल से भी क्या किया जा सकेगा? लॉन्च किया जा सकेगा। कमान द्वारा रेल आधारित मोबाइल प्रक्षेपण किया गया, परीक्षण किया गया है। मतलब ये कनस्त्राइज है एक तरीके से, इसको कहीं भी लेके जाया जा सकता है। उसे भारतीय रेलवे से भी प्रक्षेपित, सॉरी, परीक्षण किया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है। कनस्त्राइज लॉन्च सिस्टम है जिसको,
फेज 2 सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। पेलोड क्षमता कितनी है? 1500 से 3000 किलोग्राम है। वैश्विक स्थिति, भारत कैनस्ट्राई लॉन्च तकनीक वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया इसमें शामिल है। 5वां देश बन गया है जो अब रेल से भी, कहीं से भी जो हमारी अग्नि मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको लॉन्च कर सकता है। ठीक है, इसके निश्चित अब इसे कहीं भी तैनात करके कहीं से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो अग्नि प्राइम रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर है, मतलब इसे रेल से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक, एकीकृत हथियार प्रणाली, ठीक है, इसका ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं है ना, प्रणाली है ना, इस, ये सब इसमें शामिल होंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना याद रखना कि जो इंडिकेटेड एयर किया गया है, इसके अलावा कुछ है नहीं महत्वपूर्ण इसमें। आकाश प्राइम पूरे है भारतीय रक्षा की दृष्टि से और आपके वाले क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जहां की हवा बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है। ठीक है, वैसे तो हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड के लिए एयर डिफेंस सिस्टम्स की कमी है। ठीक है, तो हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों के लिए ये विकसित की गई है आकाश प्राइम। ठीक है, और इसे कहां पर विकसित, क्या कहें, एल्टीट्यूड पर स्थित है। यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है, कहां के लिए? हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए, अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इसका परीक्षण किया गया लद्दाख से। एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, जो दिखाई नहीं दे रहा हो लक्ष्य, उसको जो है मारने के लिए, ऐसा लक्ष्य जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, ये वाली मिसाइल बनाई गई है, अस्त्र हवा से हवा में, जो सामने से दिखाई नहीं दे रही हो। स्वदेशी है, स्वदेशी गोताखोरी सहायता, इसमें जो महत्वपूर्ण है, सीधा सहायता पोत है ना, गोताखोरी सहायता पोत है। इसको कहां पर कमी? विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में मदद करने के लिए है। ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, शिपयार्ड लिमिटेड है उसके द्वारा विकसित किया गया है, और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है इसमें। आईएनएस तमाल आज का अंतिम टॉपिक है ये। आईएनएस यांतर शिपयार्ड काले, मतलब सोनार और राडार जैसी प्रणालियों के पकड़ में नहीं आता है। ठीक है, इन्हें तलवार श्रेणी का युद्धपोत कहा जाता है। और इस जो नामकरण किया भारत के देवराज इंद्र की, रूसी नाम एडमिरल एस्ट। ओके, इस पर जो हथियार लगे हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगी है, स्टेल्थ वन लगी है, ये सारी मिसाइल इसमें लगी है। इसके अलावा बहुत ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये याद रखिएगा आईएनएस तमाल है जो हमने, जो हमारी सेना में कहां शामिल हुआ है, नौसेना में कॉलिनग्राड में शामिल, अभी कमीशन किया गया है। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार पिछले एक साल में रक्षा के क्षेत्र में जो डीआरडीओ द्वारा, अधिकतर डीआरडीओ द्वारा जो अपडेट्स हुए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दी।